अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की अमली शुरुआत के लिए हुकूमत अब मुतहरिक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के लिए बाकायदा तौर पर अब एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। काबीना डिवीजन ने इंक्वायरी कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम के सिलसिले में वजारत कानून और इंसाफ को एक ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन के दफ्तर, स्टाफ, मतलूबा फंड्स और दीगर जो मुतल्लिका इक़दामात है वो उठाए जाएँ। काबीना डिवीजन के 4 निकाती ख़त में वजारत कानून और इंसाफ को ये कहा गया है कि ब्रॉडशीट कमीशन को जो रिकॉर्ड मतलूब है वो रिकॉर्ड भी वजारत फराहम करे। वजारत कानून ने काबीना डिवीजन के ख़त के बाद ब्रॉडशीट कमीशन सेक्रेटेरिएट के बारे में गौर शुरू किया है। वजारत कानून और इंसाफ ने आला सतही इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन सेक्रेटेरिएट के लिए वफाकी शरई अदालत की इमारत में दफ्तर कायम करने पर मुशावरत की है। वजारत कानून और इंसाफ ने कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को 1800 सीसी गाड़ी देने के अहकाम जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड अजमत को बतौर चेयरमैन कमीशन पेट्रोल, मेंटेनेंस और ये सब अलाउंस भी मिलेंगे और कमीशन के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया की जाएगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के मेंबर को 1300 सीसी गाड़ी भी मिलेगी। अगर ब्रॉडशीट कमीशन के TORs की हम बात करें तो कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां भी बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल ईस्ट रिकवरी के इंतखाब, तकर्री और मुआहदों की छानबीन करेगा। ये कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल ईस्ट रिकवरी फर्म से मुआहदों की मनसूखी की क्या वजूहात थी, इसकी जांच पड़ताल भी करेगा। और ये कमीशन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी करेगा। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ये देखेगा कि 2008 में जो अदायगी की गई ये जायज़ थी या नहीं। कमीशन 2008 में $15 लाख की गलत अदायगी के जिम्मेदारान जो हैं उनकी भी निशानदेही करेगा और कमीशन इस बात की भी निशानदेही करेगा कि आया कि लंदन की अदालतों के सामने मौसर तरीके से इस केस को लड़ा गया या नहीं। कमीशन ये भी तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी कानूनी और मुकर्ररा कवायद के मुताबिक थी या नहीं और गैर कानूनी जो असासे हैं उनकी रिकवरी के लिए जो दायर केस थे उनको क्यों बंद किया गया। कमीशन केसेस बंद करने के नतीजे में मुल्क को जो माली नुकसान हुआ इसका भी तयन करेगा और गफलत या बद इंतज़ामी के मुर्तकिब जो लोग हैं, फ़र्द हैं या अथॉरिटी है, इसकी जिम्मेदारी की भी निशानदेही की जाएगी। हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम के फैसले और कमीशन के TORs को देख कर ये सवाल पैदा होता है कि इंक्वायरी कमीशन कैसे 30 साल की करप्शन की तहकीकात 45 दिनों में मुकम्मल करेगा। एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है ये ऑपोजिशन के गले पड़ चुका है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन रहनुमा वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर ब्रॉडशीट से हिस्सा मांगने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म बज़िद हैं कि ब्रॉडशीट की तहकीकात जस्टिस अजमत सईद ही करेंगे, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज ये कह चुकी हैं कि जस्टिस अजमत सईद इज्जत से घर चले जाएं वरना हक़ाइक़ को सामने लाएंगे। एक तरफ साबिक चेयरमैन नायब जनरल अमजद का ये मौक़िफ़ है कि ब्रॉडशीट ने करप्शन के मामले पर नायब की कोई काबिल ज़िक्र मदद नहीं की, तो दूसरी तरफ नायब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम के बयान के मुताबिक नवाज शरीफ के $1 अरब के बयान की जो बात थी ये भी क़यास आराइयों पर मबनी थी। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के एहतसाब के लिए पुरअज़्म हैं, तो दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्क में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ये दावे कर रहे हैं कि हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के 36 रहनुमाओं से 210 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन वागुजार करवाई है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत के इस इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म अपोजिशन को NRO देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ये सवाल पूछ रही है कि आज तक हुकूमत ने कर्ज़ों की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाने का ऐलान किया था उसका क्या हुआ, उसके क्या नताइज बरामद हुए। एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमत और नायब के दरमियान ताल्लुकात को नायब न्याजी गठजोड़ का नाम दे रही हैं, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे की तहकीकात नैब से कराने का
पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म था इसको कलअदम करार देते हुए सूबाई हुकूमत की अपील को मंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीआरटी पेशावर की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। हाई कोर्ट का फैसला क़ियास आराइयों पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को भी आइंदा समाअत तक बीआरटी की तहकीकात से रोकते हुए सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपीलों पर जारी हुक्म इम्तनाई में तौसी की है। अब सवाल यह है कि क्या एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का ही होगा? सवाल ये भी है कि क्या ब्रॉडशीट कमीशन जो है 45 दिन में वाकई तहकीकात मुकम्मल कर सकता है? 30 सालों की तहकीकात 45 दिनों में आखिर कैसे हो सकती हैं? सवाल ये भी अहम है कि क्या जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को कमीशन का सरबराह बनाकर हुकूमत ने तहकीकात को मतनाज़ नहीं बना दिया? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब आपका। शहजाद अकबर साहब जी, 36 लीगी रहनुमाओं से 210 अरब की ज़मीन वागुजार करवाई है। बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, बिल्कुल ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े नहीं होने चाहिए, बड़ा अच्छा हुकूमत का इक़दाम है। बड़े बड़े नाम हैं, खुर्रम दस्तगीर, जावेद हाशमी, जावेद लतीफ़, सैफुल्लाह खोखर, ख्वाजा आसिफ, चौधरी तनवीर, दानियाल अजीज़, बड़े बड़े नाम सियासतदान। नून लीग इसे सियासी इंतकामी कार्रवाई क्यों कह रही है? वो कह रहे हैं हम अदालत जाएंगे। जी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं एक बार तो फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। 210 अरब रुपए की सरकारी ज़मीनों की वागुजारी रिकवरी जो है वो पंजाब में है टोटल पिछले 28-30 माह में, जिसमें से 36 बड़े नामों से 24 अरब रुपए की और 8000 एकड़ से ज़ायद की बरामदगी हुई है। अब देखिए, अगर ये सियासी इंतकाम को कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हुकूमत ने इनको, ये सोए हुए थे रात को, तो इनका कब्जा करवाया सरकारी ज़मीनों के ऊपर, और हम इतने लायक हैं कि हमने 30 महीनों में इनका कब्जा करवा के इनको 25-25 साल उस पर बिठाया और फिर जाके हमने उसको कब्जे को वागुजार कराया। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। हर चीज़ रिकॉर्ड से प्रूफन है और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको आज तक ये सक्सेसफुली अदालत में चैलेंज कर सके हैं। जो आपने नाम लिए, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। पूरा गुजरांवाला गवाह है कि जो ये खुर्रम दस्तगीर साहब की फैमिली है, ये एक पेट्रोल स्टेशन इन्होंने बनाया हुआ था स्टेट लैंड के ऊपर, उसको गिराया गया, उनसे वागुजार कराया गया। अब वो पब्लिक पार्क है गुजरांवाला में। गुजरांवाला सिटी में आप जाएं तो वहाँ पे पब्लिक स्पेसेस ही नहीं है, वहाँ पे पब्लिक पार्क है। अब अगर ये हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई की होती तो मुझे बताइए, किसी की जायदाद के ऊपर हुकूमत इस तरह से गिरा के आज के दौर में क्या वो अदालतों के पास नहीं जाएंगे? इनके पास क्या वसाइल की कमी है, क्या वकला की कमी है? तो ये तो बेसिकली देखिए, जो इनका जवाब आता है वो जवाब होता है कि नहीं, ये देखिए हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आप उस फैक्ट्स को तो देख लीजिए, एविडेंस को तो देख लीजिए, आप उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को देख लीजिए। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक एतराज है। उस एतराज लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि अगर हुकूमत वाकई इस काबिल है, अगर पूरे हर जगह पर नून लीग के कब्जा माफिया ही छाए हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके ये कितने मसाइल हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियां जो हैं, जब वो यहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पर कब्जे हो जाते हैं। अब वो तो आज तक रो रहे हैं, तो फिर तो मुल्क के तूलो अर्ज में, पूरे मुल्क में जगह जगह फिर तो हुकूमत को कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। फिर तो ये ऑपरेशन इतना तेज होना चाहिए कि जिन जिन की जमीनों पर कब्जे हैं वो सब वागुजार करवाए जाने चाहिए। सर ये देखिए, वही दोबारा से वही बात है, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकी तमाम इस तरह की चीज़ों के ऊपर इनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इतनी बड़ी कभी रिकवरीज करवाई गई हों सरकारी ज़मीनों की। इसके अलावा जो कब्जा माफिया है वो सिर्फ सरकारी ज़मीनों तक तो नहीं रहता, वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे बड़ा निशाना है। लेकिन आप अगर डेटा देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दादरसी के लिए पीएम पोर्टल के थ्रू, उसके अलावा, क्योंकि देखिए इसमें होता यह है कि अगर तो सरकारी ज़मीन है तो वो सिंपल सोल्यूशन बन जाता है, उसमें सरकार भी अमल पे आ जाती है। जहां प्राइवेट पार्टीज ने कब्जा किया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई के ऊपर उसको परसू करना पड़ता है कोर्ट्स के थ्रू। लेकिन इसके बावजूद लाहौर में ऐसे ही कब्जा होता कैसे? यही मैं कह रही, लेकिन ना सरकारी जमीन तो फटाफट वागुजार हो गई, लेकिन जो प्राइवेट जिनकी लोगों की जमीनों पर, बेचारों की जमीनों पर कब्जे होते हैं, वो तो 20-20 साल केस चलते रहते हैं।
मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइवेट जमीनों के ऊपर भी कब्जा किस तरह से किया जाता है, जबरदस्ती बदमाशी से किया जाता है। हाँ। अभी पंजाब में लाहौर में जो पुलिस ने ऑपरेशन किया है, लाहौर के नामी ग्रामी बदमाशों की उनकी लिस्टें जारी की हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं और वो इम्प्यूनिटी के साथ शहर में रह रहे थे, असला भी है, लोग भी हैं, बदमाश भी उनके पास हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन जब किया गया है, वो उनको उनके मुकदमात में उनको पकड़ा गया है जहां से वो कमज़ोर होते हैं कब्ज़ा माफिया, क्योंकि ये इस हद तक स्ट्रांग हो चुका है कि एक आम आदमी, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अदालत में भी उसको परसून नहीं किया जाता, उसको डराते धमकाते हैं। ये पूरा एक सिस्टमैटिक इशू है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं और उसमें बड़ी खातर ख्वाह हमें कामयाबी भी हासिल हो रही है, जिसका एक जो आपको सबूत दिखाया है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उसमें 210 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। इसमें अभी हमने वो डेटा नहीं दिया जो आम लोगों को उनकी ज़मीन बाजियाब करवा के दी गई है, उसका भी मैकेनिज्म बनाया जा रहा है और उसमें भी लोगों की दादरसी की जा रही है। लेकिन तो आप लोगों का यकीन है ना कि जो एहतसाब है ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अब आपकी पार्टी के अपने जो लोग हैं, वो जो उस्मान बुज़दार साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने तो तौंसा में करप्शन की दुकानें खोली हुई हैं, फिर तो हुकूमत को चाहिए कि न्यूट्रल होकर ऐसे इल्ज़ामात को भी इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। फिर ये भी एक इल्ज़ाम लगा, रिसेंटली आपके नॉलेज में भी ये खबर होगी कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पर करीबी रिश्तेदार को उन्होंने लगवाया। अब मैं जरा एक शॉर्ट सुनवाना चाहती हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम सुलेमानी को लिया था, आपकी ही पार्टी के हैं, जरा सुनिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों पर इल्जाम लगते हैं कि जो आप लोग तहकीकात करते हैं, एहतसाब करते हैं, ये क्रॉस द बोर्ड नहीं होता। प्लीज जरा प्ले कीजिएगा। तकरीबन इस वक्त तौसे में जो लूट मचाई हुई है तौसे शहर में, वहाँ उनके इर्द गिर्द जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इनके भाई उधर कॉलोनी का नाम पे बना के कॉलोनियाँ गरीबों को बेच रहे हैं। अच्छा, जो इमरान खान का विजन तो ये है कि सरकारी ज़मीन छुड़वाएं। हाँ ठीक है ना बीबी, आपका मतलब है कि भाई सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके वो लोगों को बेच रहे हैं। इसी तरह इसके वाले साहब ने 2 मुरब्बे मौजा उसमें चुरकन में चूनी में इलाट कराए थे जुनेजो से। हाँ। वहाँ इन्होंने मेरे ख्याल है कमो बेश 7 से 9 मुरब्बे पे अब कब्जा किया हुआ है। जी शहजाद अकबर साहब, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आप कंप्लेनेंट बन जाएं, दाऊद सुलेमानी साहब कंप्लेनेंट बन जाएं। ये तो वैसे किसी प्रोग्राम के ऊपर बात करने में देखिए बड़ी ये इल्ज़ाम लगाना, और इस तरह से हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, इंफॉर्मेशन आती है, हर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये आ जाएं, उसमें दरख्वास्त दे दें, इतला दे दें, आइडेंटिफाई कर दें, हम इसकी तहकीक करके इनके सामने रख दें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने तो इसमें मिसाल कायम की है कि हमारे ऊपर अगर एलिगेशन भी लगा है तो उसकी भी तहकीकात की गई है। अब किसी की ख्वाहिशों को तो हम पर लगा नहीं सकते कि अब इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कह दें कि जी ये देखें जी ये इस तरह हुआ है। और दूसरी बात ये है जाजिया, मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि जब हमें ये था कि पनामा केस के ऊपर कोई हुकूमती काम कोई नहीं किया जा रहा तो हम कोर्ट चले गए। एक जमात थे ना, हम तो तीसरी बड़ी जमात थे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि जी तहकीक नहीं हो रही, वहां से JIT बनवा ली। ये ऐसे कर लें, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं, जुबानी बातों से नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के लिए जो बाकायदा सेक्रेटेरिएट कायम किया जा रहा है, अब क्या काम जो शुरू होगा बाकायदा जब सेक्रेटेरिएट बन जाएगा तब शुरू होगा? और फिर एक बात समझ में नहीं आ रही है शहजाद अकबर साहब कि 45 दिनों में 30 सालों की करप्शन कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा 45 दिनों में? देखिए, मेरे एक आपसे दरख्वास्त है कि थोड़े से TORs पढ़ लीजिए जी। इन्होंने 45 दिनों में 30 साल की करप्शन का हिसाब नहीं लगाना। ब्रॉडशीट के केस और इससे मुतल्लिका जो दूसरे इंटरनेशनल केसेस हैं उनको कैसे हैंडल किया गया, स्पेशली जिस तरह से ब्रॉडशीट के केस में आर्बिट्रेशन की मद में हमें इतना ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ा, उसकी रियलिटीज़ को उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। उसके लिए हमने एक सीनियर ऑनरेबल जज, हम देखिए किसी सरकारी बंदे को लगा दिया जाता तो इतराज़ होता, हमने तो एक रिटायर्ड जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, बड़े ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनका रिकॉर्ड सबके सामने मौजूद है, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इन मामलात को समझते हैं, उनको 1 मैन कमीशन लगाया। अब वो अपनी टीम खुद तश्कील देंगे क्योंकि जो कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है उसके मुताबिक वो ही एक्ट्स एज अ कोर्ट, अदालत की तरह काम करेंगे, कहीं से भी एविडेंस और शवाहिद मांग सकते हैं, किसी की भी
असिस्टेंस मांग सकते हैं, उनको तमाम सेक्टेरियल सपोर्ट दी जाती है। तो वो तो अब कमीशन ने ऑन इट्स ओन एक अदालत की तरह काम करना है। इन लोगों से जिनको भी एतराज़ात है इनको भी बुलाया जाएगा, ये जाके अपने एतराज़ात भी दे सकते हैं, इनसे सवाल भी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए मसला अपोजिशन का ये है कि ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ भी हों उसकी तहकीक जस्टिस क्यूम ही करें, उसके अलावा ये किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो इनके एतराज़ात तो अपनी जगह रहेंगे। ये पनामा 2 कैसे है? तहरीक इंसाफ तो कह रही है ना जो भाई ब्रॉडशीट है ये पनामा 2 है, ये ऑपोजिशन के गले पड़ गया। अब जो तहकीकात होनी है वो इसी पे होनी है ना कि मुआहदा कैसे खत्म हुआ, अदायगियाँ 2008 की अदायगी कैसे हुई, फिर आपके दौर में भी अदायगी हुई। आप पर भी इल्जामात लग रहे हैं कमीशन लेने के, जो $1 अरब के की जो सऊदी अरब से सिंगापुर मुंतकिल हुए उसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते थे। एक वफ्द गया और अपने कमीशन की बात करने लगा, रिश्वत देने की बात करने लगा। यकीनन इन सारे एस्पेक्ट्स को ये कमीशन जरूर देखेगा, लेकिन इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नून लीग वालों की हैं, शरीफ खानदान की जायदादें हैं, गैर कानूनी असासे हैं? ये क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? यहाँ पर रुक जाए ना। देखें, पहली तो बात यह है कि आपने एक सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें दोहरा दी, तो इसलिए बड़ी जरूरी है कि आपकी इस तमाम चीजों की तस्दीक की जाए। जी, ब्रॉडशीट 2000 में हुआ, एक मुआहदा हुआ कि बाहर से एसेट ढूंढ के लाने हैं, उसमें उनको 20% मिलेगा। हाँ। 2000 जून में ये हुआ। दिसंबर में जब नवाज शरीफ NRO करके मुशर्रफ के साथ सऊदी अरब पैलेस चला गया, हाँ। उसके बाद उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया वो एसेट्स परसू करने के लिए। इवेंचुअली 2003 में ये एग्रीमेंट तनसीख कर दिया गया और इसके बाद ब्रॉडशीट ने इनके साथ आर्बिट्रेशन की। जब पहला मुआहदा इनसे सेटलमेंट का हुआ तो वो सन 2008 में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनकी दौरे हुकूमत में एक गलत कंपनी को, वो कोई और वैसे ही कॉनवेंट था या जो भी था, उसको अदायगी कर दी गई जो कि असूलन उसको नहीं होनी चाहिए। तो वो एक सीधा सीधा आपको 3-4 मिलियन का डॉलर्स का नुकसान पहुंचा दिया गया। उसके बाद दोबारा जब ये मुकदमा शुरू होता है 2009 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनको नोटिस मिलता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, बड़ी लंबी चलती हैं। बीच में 2013 में नून लीग की हुकूमत आ जाती है। 2016 में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पूरे केस का 21.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना है, जिसमें से 20.5 मिलियन नवाज शरीफ के मुकदमात का है। नवाज शरीफ के उन मुकदमात का है जो बाद में कौम के सामने भी नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा जी कि मेरा तो इन फ्लैटों से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और जबकि ये मामला सन 2000 का ब्रॉडशीट का है और उसमें ब्रॉडशीट उस वक्त भी सबूत फराहम कर चुका था, जिसकी वजह से ये मुशर्रफ से डील करके सऊदी अरब चले गए थे। तो 2016 में इस तरह से केस परसू किया गया कि आपको इतना बड़ा जुर्माना आयद हो गया। 2016 के बाद तो क्वांटम हुआ और अपीलें हुई ना। मुकदमा तो आपने 2016 और 2018 में सारा लड़ा। अब जब ये तोक हमारे घरे में आपने पहना दिया, तो अब देखना ये है कि इस मुकदमे को कैसे परसू किया गया। आप पर इल्जाम क्यों लग रहे हैं? देखिए, इल्जाम कौन लगा रहा है? इल्जाम वो लगा रहे हैं जिनका अपना किरदार इंतहाई मशकूक है, और वो इल्जाम भी बेबुनियाद लगा रहे हैं। जबकि मौसूवी तो साहब ये फरमा चुके हैं, वो कहते हैं जी कि शहजाद अकबर को वो बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर कभी उन्होंने कोई कमीशन की बात की है ना कुछ की है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इन्वेस्टिगेट जरूर किया जाए आपसे भी। बिल्कुल किया जाए, ये तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। ये जो कमीशन बैठा हुआ है ये हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करेगा। वो ये भी देखेगा कि जो अंजुम डार था वो किस तरह से जाके, उसका क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, और उसने क्या कमीशन ऑफर किया था इस शख्स को। और जो कोई भी वो शख्स कहते हैं 2018 में, मैं भी कहता हूँ उसकी तहकीक होनी चाहिए। और ये मैं बड़ा कैटेगोरिकल कह चुका हूँ कि कोई डेलीगेशन पाकिस्तान से नहीं गया था, और ये उनको इन राइटिंग हमारे वकला के थ्रू भी कन्वे कर दिया गया था। अच्छा, कोई डेलीगेशन से जाके नहीं मिला? नहीं, डेलीगेशन तो कोई मिला ही नहीं। लेकिन जो भी ये मौसूवी साहब कह रहे हैं कि कोई साहब गए थे जो जनरल मलिक का नाम लेते हैं, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। वो कौन साहब थे, वो असली थे, नकली थे, जो भी थे, इनसे भी सबूत मांगा जाए कि ये प्रोवाइड करें। क्योंकि देखिए, हम तो बिल्कुल शफाफियत के ऊपर एतबार रखते हैं कि जो भी चीजें हैं उन हकाइक को सामने आना चाहिए। जो किसी ने इल्जाम भी लगाया उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और जो $1 अरब का मामला था, जी बताएं। सर्टेनिटी के साथ बता देता हूं कि जब भी तहकीक होगी, जहां से भी तहकीक होगी, ब्रॉडशीट में जिस एंगल से भी तहकीक होगी, उसमें से जवाब एक ही निकलेगा कि चोरी नवाज शरीफ ने की है। तो हम तो इसलिए कहते हैं लेकिन वो जो $1 अरब की बात थी, सऊदी अरब से सिंगापुर मुंतकिल हुए, वो तो अब फारूक आदम ने कह दिया, वो तो बिल्कुल क्या सरायों पर सुनी सुनाई बात थी। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में बड़ा इसका हवाला दिया था। मैं आपसे
वो चीज़ें मैं फिर थोड़ा सा आपसे कह दूंगा। देखिए, मैं एक अर्ज कर दूं, फारूक आदम ने अभी कुछ नहीं कहा। फारूक आदम साहब की तो डेथ हो चुकी है। जो पुराना बयान उन्होंने इस पैसों के मुतालिक नहीं दिया, वो पहले की बात कर रहे हैं। ये वाला तो मौसूवी साहब का एलिगेशन जो है ये भी रीसेंट टाइम का है। उस वक्त फारूक आदम साहब हयात नहीं थे, तो इसलिए वो इसकी एलिगेशन नहीं कर सकते। वो ये फरमाते हैं मौसूवी साहब कि जी मैंने कोई $1 अरब का उस जो 2018 का बता रहे हैं उस वक्त किसी को बताया था। तो उनको जो बताया होगा, वो जो भी बता रहे हैं, अगर वो शख्स ट्रेस हो जाता है तो उसकी निशानदेही हो जाएगी, वो उससे बात कर लें। जब इन्होंने हमें 2019 में ये कन्वे किया गया था तो हमने इनको इन राइटिंग थ्रू हमारे लॉयर्स के जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये केस सारा एजी ऑफिस कर रहा था, शहजाद अकबर का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं। तो बात वहीं आके रुकेगी कि पनामा, ये ब्रॉड शीट को जहां से भी देखेंगे पनामा 2 ही निकलेगा और नवाज शरीफ की चोरी ही साबित होगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि पनामा में जिन फ्लैट्स का जिक्र आया, नवाज शरीफ उन्हीं फ्लैट्स में आज रह भी रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। ये हकीकत नहीं है, ये पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक शख्स इतना डीठ चोर है, ऐसा भगोड़ा है कि उसने बार बार दगा दिया सन 2000 से। देखिए, हमें मानना चाहिए सबको कि 94 से ये अपार्टमेंट नवाज शरीफ के हैं। इसके बावजूद उस शख्स ने इस पार्लिमान की तजलील की कि उस पार्लिमान में खड़े होकर उसने तकरीर की और कहा कि जी हमारे फ्लैट्स नहीं हैं, हमने तो 2004 में के 5 में मिले हैं। ये सारा झूठ है। 2000 में भी एविडेंस उस वक्त नैब को ये ब्रॉडशीट वाले दे चुके थे। यही तो उसकी लिक्विडेशन में सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और आज भी अगर वो वहाँ बैठा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे निज़ाम अदल के ऊपर ये चीज़ ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि वो शख्स लंदन में बैठ के हम पे हंस रहा है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म के मुआविने खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मेरे साथ थे। सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को अपने इस्तीफे की मशरूत पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन रहनुमा कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करें, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। इस्तीफ़ा देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए जो इनमें नहीं है। अगर इनमें इस्तीफ़ा देने की हिम्मत होती तो NRO करके मुल्क से ना भागते। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस करें। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है कि ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना ही लोगों को इकट्ठा कर सके। सारी ज़िंदगी झूठे वादे की और इस बार भी कौम के साथ इस्तीफ़ों का झूठ बोला। अब इस्तीफ़े देने की बजाय ऑपोजिशन सेनेट के फ़ज़ाइल बयान कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद जो हलाक हुए उनकी हलाकत का नोटिस भी लिया और वफाकी वज़रा के इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत भी की। अब नाजरीन, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ अपनी ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म को तंज का निशाना बनाते हुए कह रही हैं कि हमारे इस्तीफ़े ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असम्बली को गालियां देते रहो, फिर उसी असम्बली में आ बैठो और साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस भी वसूल कर लो। मरीम नवाज ने अपनी ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म को यह भी कहा कि थोड़ा सब्र तो करो, फिर बताते हैं इस्तीफे होते क्या हैं। मरीम नवाज ये समझती हैं कि लॉन्ग मार्च और धरने पर तकरीबन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जो तमाम जमातें हैं ये मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा इसके बारे में 4 फरवरी के इजलास में तय होगा। एक तरफ बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ PDM की दीगर जो जमातें हैं वो ये समझती हैं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। एक तरफ हुकूमत सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल
पार्लियामेंट से मंजूर करवाना चाहती है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के 25 एमएनए से राब्ते होने का दावा भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की पेशकश कबूल करेगी। सवाल ये भी है कि क्या सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के बाद पीडीएम लॉन्ग मार्च के फैसले पर भी यूटर्न ले सकती है क्या। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए आईनी इस्लाहात होनी चाहिए। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौय साहब आपका। चौय साहब, सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, बड़ी एक जाहिर है जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग पैसा चलता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, ज़मीर को बेचा जाता है, ये कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो दावा कर रही है कि सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के 25 एमएनए से राब्ते हो रहे हैं, वो छोड़ना चाह रहे, मतलब कि वो वोट जो है ना अपना बेचना चाह रहे हैं, ये दावा ही कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, तो क्या ही अच्छा हो कि ये इल्ज़ामात ही ख़त्म हो जाएं अगर ओपन बैलेटिंग को, इस आईनी तरमीम को अपोजिशन सपोर्ट कर दे। इसमें हर्जी क्या है चौधरी साहब, अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती है, आईनी तरमीम में साथ दे दें आप लोग हुकूमत का? नहीं, हम तो हर्ज नहीं देखते। वैसे हमने तो 2006 में 14 मई 2006 में जो वो किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाक जमहूरियत, उसमें बिलखसूस ये लिखा हुआ था कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेट होना चाहिए। तो ओपन बैलेट पे अब मैं तो नहीं समझता कि जब फाइनल फैसला होगा पीडीएम का, जब आखिरी फैसला होगा, अभी तक तो पीडीएम जरदारी साहब की बातें नहीं सुन रहा, मान नहीं रहा, वरना जरदारी साहब तो ऐसे मामलात में से उलझनों में से निकलने वाले बड़े एक्टिव और बड़े चाको चौबंद। जरदारी साहब की जाती राय क्या है इस पर, जो पीडीएम नहीं मान रहा है? नहीं, जाती राय तो अभी मैं हर किसी को अपनी राय खुद देने का इख्तियार और हक है, उनको भी है, पर एक हकीकत तो है ना कि बीबी शहीद ने दस्तखत किए थे। आज मेरी ज़रा दाढ़ी बड़ी भी है, मैं चौथे पाँचवें दिन ये लॉकडाउन में शेव करता हूँ, इसलिए एक माजरत। दूसरी बात, मैं एक आपके नाजरीन को फिर से तकरार से कहता जाऊँ कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई मेरा हर प्रोग्राम में चौय साहब आप कहते हैं मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। अच्छा, ये चलने दो तो बेहतर है। तो बस ये इतना ही कहना था, कुछ जुमला मोतरज़ा। बाकी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी ने, दोनों ने अब किस हद तक इनकी इस बात से हटा देते हैं दोनों जमातों को, ये मौलाना साहब का करिश्मा है और मौलाना साहब इस पे लगे हुए हैं। अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, वो तो पीडीएम ने करना है। मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए मुश्किल होगा 2-3 फैसले करने। क्या? एक मुश्किल होगा कि ये ओपन बैलेट की तरफ की मुखालफत करें, क्योंकि ओपन बैलेट जैसे मैंने कहा दोनों बड़ी जमातों ने तो माना हुआ है। अब रह गए मौलाना वो कोई करिश्मा दिखा दें तो दोनों को अपने फार्मूले पे मनवा लें। दूसरी बात जो है ये इस्तीफे देने की, इस्तीफे देने अगर सब आपने आप कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग में नून लीग भी राजी है, पीपल्स पार्टी भी राजी है, ये करना चाहते हैं? नून लीग तो बज़ाहिर राजी नहीं लगती, हाँ। पर एक उनके ज़हनों पे एक बोझ तो होगा कि मियां नवाज शरीफ ने और बीबी शहीद ने, शहीद की ये बात है, उन्होंने वाक़अतन हकीकतन 14 मई 2006 को लंदन में जो मीसाक जमहूरियत, जिसको हम बड़ी तकदीस की अलामत समझते हैं और उसका तकद्दस मानते हैं, उसमें उन्होंने अपने बड़े तल्ख तजर्बात के बाद जो फैसले किए थे, उनमें ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, पैसा चलता रोकने के लिए और सेनेट में ओपन बैलेट हो। अब बज़ाहिर अच्छा, आइन में कहीं इस पर पाबंदी है कि जो पार्टी मेंबर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नहीं जा सकता, वोट नहीं दे सकता पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ, ये आइन में कोई पाबंदी है? आर्टिकल 63A में वोट, वजीर आज़म का वोट, हाँ, और वजीर आला का वोट, और उनमें अदम एतमाद का वोट और फाइनेंस बिल का वोट,
और आईनी तरमीम के वोट, ये वोट हैं जो कि खुले बंदों को दिए जाते हैं, जो कि सीक्रेट नहीं होते, खुफिया नहीं होते। इनमें पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाए तो वो मेंबर उसको, जो पार्टी लीडर है वो उसको डिस्क्वालीफाई करा सकता है। पार्टी लीडर खा पार्लियामेंट में हो, खा पार्टी के बाहर हो, अच्छा, पर वो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, दोहरी शहरियत वालों के लिए जो हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है कि आप आएँ, इलेक्शंस में हिस्सा लें, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको दोहरी शहरियत जो है ना वो छोड़ना होगी, उससे पहले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अपोजिशन इस पर एतराज़ उठा रही है कि हम तो इस पर साथ नहीं देंगे, ये बात गलत कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत की ये तजवीज़ दुरुस्त है दोहरी शहरियत वालों के लिए? हुकूमत की तो आधी बातें तो वैसे ही समझ नहीं आती उनकी। यही जो अब हुकूमत ओपन बैलेट जो कर रही है कि आईनी तरमीम ले आई है ओपन बैलेट पे। हाँ। अब आप सोचें कि शाजिया सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं, ये वहाँ से इकरार करवाने के लिए और वहाँ से एक डेक्लरेशन लेने के लिए, एक इकरार सुप्रीम कोर्ट से करवाने के लिए, वजाहत कराने के लिए कि आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है और उसके बग़ैर भी ओपन बैलेट सेनेट में हम कर सकते हैं, हाँ। ओपन करवा सकते हैं। ये उनका मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने आर्टिकल 186 की पिटिशन की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आइन की वजाहत के लिए मशवरा ले सकती है, गाइडेंस, हिदायत ले सकती है हुकूमत। हाँ। उस आर्टिकल 186 के तहत वहाँ गए हैं और वहाँ इन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है और आइन जो इलेक्शंस हैं, जो भी इलेक्शन है वो हो सकती है ओपन बैलेट के हिसाब से, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस को कोट किया है और ये कहा है कि जो इसका मुतल्लिका आर्टिकल 236 है उसके तहत इस पे ऑर्डिनेंस से काम नहीं चल सकता चौधरी साहब? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से कहलवाना चाहते हैं कि इसमें तो वजाहत, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं कि शेड्यूल जो है इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक, या जो शिकायत हैं, आर्टिकल्स हैं आइन में सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक, उनमें ये मौजूद है कि आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कानून में तरमीम की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़ाब्तों में जो कानून के मातहत होते हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में, इलेक्शन एक्ट और या और उसके ज़ाब्तों में, और इनके आइन में तरमीम के बग़ैर इलेक्शंस करवा सकते हैं हम ओपन। लेकिन साथ ही इन्होंने इलेक्शन में तरमीम का बिल मूव कर दिया, फिर उसकी क्या जरूरत? या फिर आप इंतजार कर लेते सुप्रीम कोर्ट की राय का, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का। हाँ, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, या यकीनन पूछेंगे जज साहिबान कि भाई ये बताएं अटॉर्नी जनरल साहब, आप उधर क्यों आइन में तरमीम खुद आप ये तहरीक कर रहे हैं, हाँ। बिल ला रहे हैं कि आइन में तरमीम करो कि ओपन बैलेट हो सके, और खुद हमारे पास आप आ रहे हैं कि हम आपको ये वजाहत कर दें कि ओपन बैलेट के लिए आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है ज़रूरत तो आप क्यों ला रहे हो? सही। सो गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन है। एक बैठ के मेरा ख्याल है खान साहब को कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट चले, हाँ। दूसरा कह देते हैं आईनी तरमीमी बिल ले आए, आप पार्लियामेंट में देखेंगे, देखा जाएगा क्या होएगा। अच्छा, अब तहरीक अदम एतमाद की अगर मैं आपसे पूछूं, लगता है कि बिलावल भुट्टो को ये रियलाइजेशन हो गई है कि लॉन्ग मार्च से, इस्तीफों से या धरने से कुछ बनने वाला नहीं है, हुकूमत हिलने वाली नहीं है, इसलिए तहरीक अदम एतमाद की वो तजवीज़ ले आई हैं। तो नून लीग कह रही है भाई आपके पास अगर इतने ये नंबर्स हैं तो आप इसको शो करें। तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तहरीक अदम एतमाद से हटाया जा सकता है, सिस्टम को बदला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है? अगलब तो ये है कि हो सकता है, मेरे ख्याल में अगलब तो ये है, और अगलब इसलिए है, गालिबन ये अगलब से ज़्यादा सोचा जा सकता है कि हो सकता है। पहली तो बात है 4 की नंबर की मेंबरान की अक्सरियत है, जिससे खान साहब की हुकूमत
नहीं थी, 4 मेंबर्स थी। हाँ। दूसरा ये कि आजकल उनके क्रेडिट बहुत गिरा हुआ है और बड़ी महंगाई, बेरोजगारी और हर तरफ आओ बका है, और लोग भी उनके कुछ हमारे साथ इन टच हैं और वो चाहते हैं कि उनको मौका मिले। अच्छा। अब क्या वो मांगते हैं ये हमें पता नहीं, हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, पर वो इन टच है। अच्छा, पीटीआई के लोग इन टच हैं। तीसरी बात भी सुन लेना। हाँ। आप अगर मतलब है कि ये कोई रास्ता अदम एतमाद का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ हो, उसके अलावा कोई जाए तो आपके पास फिर लॉन्ग मार्च और इस्तीफे ही रह जाते हैं। लॉन्ग मार्च की आप देखें कि किस कदर नाकामी हुई और किस कदर उससे काया पलट गई जो अमेरिका में हो गई कि पार्लियामेंट में स्टॉर्म कर दिया उन्होंने। अब कोई जमानत दे सकता है? मैं तो जमानत नहीं दे सकता कि मौलाना के जत्थे जो हैं लाठी बरदार वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे। वो तो कहते हैं कि लाठी आए तो लाठी इस्तेमाल करो। बिल्कुल। तो आप भी यही समझते हैं कि लॉन्ग मार्च का ऑप्शन जो है ना वो हुकूमत को हिलाने के लिए काफी नहीं है? इस पर ऑल्दो फैसला 4 फरवरी को ही होगा। मैं कहता हूँ पीडीएम के लिए बड़ी मुश्किल सोच होगी। एक और आपको बता दूंगा, ये वजाहत से जी सोचना चाहिए पीडीएम को, और सोचेगी, उनको सोचना पड़ेगा कि आप इस्तीफे देते हैं। हाँ। सारे ईवानों से इस्तीफे, ये आपका ऐलान है और यही मरियम बीबी का ऐलान है, बार बार है, अभी भी कह रही हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि सिंध की हुकूमत भी हम जाने दें और आप कहें कि सेनेट से इस्तीफे नहीं होंगे? फिर तो सेनेट से भी इस्तीफे होंगे, वो भी एक ईवान पार्लियामेंट है। बिल्कुल। अच्छा, आप मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन करें सेनेटर्स की और मार्च के आखिरी हफ्ते में उन सब सेनेटर्स से इस्तीफे ले लें, तो वो तो इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे जाया कर दिया ना फिर आपने सब कुछ। वो करोड़ों खर्च करने इसलिए तो नहीं आते कि 10-15 दिन के लिए आप सेनेट बने, क्योंकि अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो आप पहले देना, फिर आप पहले तो दे दो। हाँ, बिल्कुल सही। सेनेट तो ये तो पीडीएम वालों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस पार्टी से कितनी कुर्बानी ली जा रही है और किस पार्टी को मुफ्त में। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? मेरा आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे सकती है? मेरी देखें, ये इस पे कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेस्ट ऑप्शन है पीडीएम के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी राय तो अपनी पार्टी को ये होगी कि हुकूमत से जिस तरह हमने फैसला किया था, हमारी 17 सीटें जब आई थी सारे पंजाब में, एक सीट नहीं आई थी 1997 की इलेक्शन, एक सीट नहीं आई। हमने फिर भी कहा हम बैठेंगे हाउस में, बीबी शहीद की गाइडेंस। अच्छा, फैसला ये हुआ कि फिर भी बैठेंगे, वहाँ से हम एक उस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेंगे। जब 2013 में इलेक्शन हुआ, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बना, तो तब वक्त जब तक के इमरान खान ने और ताहिरुल कादरी ने हल्ला नहीं बोला असेंबली पे, पार्लियामेंट पे, और वो धरना नहीं शुरू किया, हम उनको मियाँ साहब को जायज़ वज़ीर आज़म तो नहीं समझते थे। हम कहते थे कि इनको भी पीछे से किसी अनदेखे हाथ ने, जिनको आज ज़ाहिर है आरोज़ का इलेक्शन कहा था आपने भी, जरदारी साहब ने आरोज़ का कहा था इलेक्शन, किसी के कहने के तहत तो नहीं थे, किसी और के कहने के तहत थे। सही। तो ये आरोज़ का इलेक्शन हम मानते थे, हमने माना उस वक्त जब हमने कहा कि एक तीसरा फरीक पार्लियामेंट पे हमला करे और प्राइम मिनिस्टर को निकाले, ये हमें मंजूर नहीं है। ये हमने उस वक्त 2014 में तकरीर की, हमने कंसल्ट किया, पार्टी ने हाईएस्ट लेवल पे फैसला किया। खुर्शीद साहब पीपल्स पार्टी को अपने उसी मौके पे कायम रहना चाहिए ना, तो फिर आज भी 5 साल पूरे करने देने चाहिए ना खान साहब को। नहीं, खान साहब तो अपनी बोझ से खुद गिर रहा है, उसको तो रोक नहीं सकते। मैं नहीं अगर अपने बोझ से गिर जाएंगे, फिर इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, फिर इसको साइड पे छोड़ दें, फिर उनको अपने बोझ से गिरने दें, फिर आप लोग उसी मौके पे खड़े रहना। सर, मेरा ख्याल है जो बिलावल, चेयरमैन बिलावल ने तजवीज़ दी है उसकी तरफ काम करें, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है।
वो एक वो खुद गिर रहे हैं, दूसरा ऊपर से आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया तब्दील हुई होगी, उसी वक्त तब्दील हुई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। चॉइस साहब, ब्रॉडशीट में से क्या निकलेगा और ब्रॉडशीट का जो कमीशन बना है इस पर इसके जो सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, क्यों अपोजिशन बिला वजह जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, एतराज़ात उठा रही है? हुकूमत तो फैसला कर चुकी है, अब तो सेक्रेटेरिएट भी कायम होने जा रहा है जो तहकीकात के लिए कमीशन बन रहा है। बात यह है कि वो मेरा ख्याल है इसमें से जो निकलना है ब्रॉडशीट में सबसे ज्यादा वो लीग के लिए मुश्किल पैदा होती है और शरीफ खानदान के लिए सिविलियंस में। लेकिन उसमें मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले जर्नलों की बात होनी चाहिए, फौजियों की, क्योंकि ये बारहा आप देखें 3-4 जो पहले चेयरमैन है जिनके वायद में ज्यादा जिनकी अथॉरिटी थी प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो जनरल अमजद थे, उनके बाद खालिद मकबूल थे, उनके बाद मीर हफीज थे, उनके बाद शाहिद अजीज थे, और उसके बाद एक ब्यूरोक्रेट थे, उसके बाद एक नेवी चीफ थे, साबिक नेवी चीफ बुखारी, फसी बुखारी, उसके बाद एक जज थे साबिक सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के भी रह चुके थे चीफ जस्टिस। तो इनके और उसके बाद कमर जुमान साहब थे जो बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, पर सारे ही कंट्रोवर्शियल होते हैं। इनको इस शहर से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल बहुत से लोग। तो फिर तो जनरल मुशर्रफ भी उसी जुमरे में आएंगे ना, उनको भी फिर उस लिस्ट पे शामिल करना चाहिए। हाँ, मुशर्रफ तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप भी इसको पनामा 2 समझते हैं? नून लीग के लिए और मुश्किलात आने वाली हैं इसमें ब्रॉडशीट में, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ बहुत संगीन मुश्किलात आ सकती है। तो लेकिन इसमें भी तो जी बताइए। नहीं, मैं यही पूछने लगी थी, इसमें भी तो उन्हीं जायदादों का जिक्र है, उन्हीं फ्लैट्स का, उसी करप्शन का जिक्र है जो पनामा में हो चुकी है। नई चीज क्या है ब्रॉडशीट में चॉइस साहब? उसमें ब्रॉडशीट में जो उसने जमा किए हैं सबूत, उसने तो कोई पता नहीं 97 के कितनी जायदादों के जमा किए हैं, और 853 मिलियन डॉलर वो कहता है, जो एक तकरीबन अरब डॉलर बन जाता है, वो उसका कहता है। फिर एक अरब डॉलर वो कोई सिंगापुर में आए गए उनका कहता है, जो तफ्तीश उन्होंने की है गलत की है या सही की है। बिल आखिर उन्होंने $100 मिलियन पे कमीशन दिया है, जो कमीशन लिया है जिसके बारे में जो फैसला आया था पहला, वो मियाँ उस वक्त आया था आर्बिट्रेटर का, सर एंटनी एवंस का, जब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, और उसको देखा फिर फीसें जो मुखला को दी गई है वो बड़ी भारी दी गई है। तो ये इसलिए क्या, लेकिन आप देखें चॉइस साहब, हमारे साथ भी कमीशन बनने की हमारे यहाँ एक तारीख रही है। आप महमूदुर रहमान कमीशन से शुरू हो जाएं, मेमोगेट कमीशन पे आ जाएं, एबटाबाद कमीशन पे आ जाएं, ये कमीशन देख लें। कभी कोई कमीशन के नताइज अब सामने आए हैं? कोई आपको लगता है कि इसका भी कोई फैसला सामने आएगा? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, ये ठीक कह रही हो। इसी वजह से मैं भी समझता था कि अजमत को नहीं लेना चाहिए जिम्मेदारी, पर उसने ली है, कुछ सोचा होगा उसने, उसको जानकारी अपनी और मेहनत और अपना हुनर, वकालती हुनर, अदालती हुनर को बुरुए कार लाना पड़ेगा। कुछ ऐसे वाज़ेह और शफाफ अगर सबूत वो ले आए, निकल आए, जिनसे साफ होता भी हो, हाँ। और जिस किसी के खिलाफ भी हो, मियाँ साहब के हो या किसी फौजी के हो, वो खिलाफ सारा ले आए, तो फिर तो नवाज शरीफ ने जो वापस आना भी हो, कभी सोचा भी हो, तो इसके बाद तो आपको लगता है कि अब वो वापस आने का सोचेंगे भी? कौन? मियाँ साहब? यस, मियाँ साहब तो अब वो तो चले गए हैं, नहीं आएंगे, रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं,
और रहना चाहिए उनको। वापसी का उनका क्या इम्कान है? अच्छा, फॉरेन फंडिंग पर ऑपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, आप समझते हैं कोई मुश्किलात आ सकती हैं फॉरेन फंडिंग केस में? फॉरेन फंडिंग केस में तो मुश्किलात मेरे ख्याल में ज्यादातर पीटीआई को ही आ सकती है। किसको आ सकती है? आवाज कट रही है जी। किसको आ सकती है? आपकी आवाज कट गई। पीटीआई। अच्छा, पीटीआई को। वो तो कहते हैं हमने अपने 1000 जो अपने अकाउंट्स हैं, 40,000 अकाउंट्स, उनकी डिटेल्स हम लोगों ने जमा करा दी हैं। हाँ, वो कहते हैं 40,000 रसीदें दी हैं उन्होंने। हाँ। और उसमें से वो एक बात उनकी दुरुस्त है कि अगर मुझे तो ये पता नहीं कि वो अगर जस्टिफाई कर सके अपने 40,000 कंट्रीब्यूटर और उसमें से 10-12 कोई ऐसे आ जाए जो फॉरेन नेशनल है, फॉरेन नेशनल जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ऐसे, और या ऐसे आ जाए जो इंडियन है या इजरायली है, तो सिर्फ उनके चंद लोगों से उनकी सारी पार्टी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।